रात की सब्जी में सुबह वाला तड़का। मालकिन, ये कल रात के छोले बचे हुए फ्रिज में रख दूं? आशा इधर आ। जी भाभी। आशा, तुझे हमारे घर काम करते हुए कितने साल हो गए? भाभी, मुझे तो 4 साल हो गए। तू पिछले 4 सालों से अभी तक नहीं समझी कि हमारे घर में रात की सब्जी सुबह नहीं खाई जाती? चुपचाप उसे नाली में फेंक दे, कोई नहीं खाएगा रात के छोले। अरे बहन जी, भाई साहब, आप लोग चाय पीजिए। हमारे घर के नौकर बार बार एक बात भूल जाते हैं, बहू ने जब तक ना समझाए समझते ही नहीं है। मुस्कान के मम्मी पापा अपनी बेटी के होने वाले ससुराल को देखने के लिए आए हुए थे, पर वहां पर जब मुस्कान की मम्मी ने उसकी होने वाली जेठानी की नौकरानी से रात का खाना फेंकने के लिए कहा, तब कुछ पलों के लिए मुस्कान की मम्मी को अजीब सा लगा। घर आकर भी उनका चेहरा थोड़ा उदास था। अब छोड़ो भी सुषमा, हर किसी के घर का अपना अपना हिसाब होता है। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो सब सही था? मैंने खुद देखा, उनकी नौकरानी आशा इतना बड़ा पतीला भरा हुआ छोलों की नाली में फेंक कर आई थी। हम लोग तो अनाज का बिल्कुल भी अपमान नहीं करते। हाँ, ये अलग बात है कि 2-3 दिन पुरानी चीज हो जाए तो उसे फेंकना पड़ता है, पर रात की सब्जी सुबह फेंकने का तो कोई तुक ही नहीं है। जब सब्जी फ्रिज में रखी है, खराब नहीं हुई है, रात को बनाई हुई सब्जी को सुबह सुबह फेंक दो, बात बहुत गलत सी दिखाई दे रही है। मम्मी, आपकी बातें सुनकर तो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कि मैं ऐसे घर में जा रही हूँ। अरे हो सकता है रोजाना ऐसा ना करते हो, कभी कभी कोई सब्जी फेंक देते होंगे। अब ये सब देखकर हम रिश्ता तो मना नहीं कर सकते ना। सगाई हो चुकी है, शादी की तारीख निकल आई है, और फिर समीर भी बहुत अच्छा लड़का है। हाँ पापा, आप ठीक कह रहे हो। हम उनकी गलती की वजह से समीर जी के साथ गलत नहीं कर सकते। समीर जी आप दोनों को बहुत मान देते हैं। मुस्कान और उसके मम्मी पापा ने बात को वहीं खत्म कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि एक छोटी सी बात की वजह से शादी जैसा बड़ा रिश्ता टूटे, पर मुस्कान ने अपने मन में ठान लिया था कि शादी के बाद अगर उसने ऐसा होते हुए देखा तो वो बोलेगी जरूर। कुछ समय बाद मुस्कान और समीर की शादी हो जाती है। शादी के बाद जैसा मुस्कान की मम्मी ने बताया था वैसा ही मुस्कान को देखने मिला। ऐसे ही एक सुबह रसोई में जब मुस्कान नाश्ता लेने के लिए पहुंची, तब उसने देखा नौकरानी आशा काफी सारा पालक पनीर डस्टबिन में फेंक रही है। मुस्कान उसे रोक देती है। अरे अरे आशा दीदी, ये क्या कर रही हो? रुको, ये पालक पनीर क्यों फेंक रही हो? छोटी भाभी, मालकिन ने बोला है रात को जो भी सब्जी या दाल बच जाए उसे सुबह फेंक दो। पर ये खराब थोड़ी है, लाओ ये सब्जी मुझे दो। पर भाभी, अगर मैंने ये सब्जी नहीं फेंकी तो बड़ी भाभी गुस्सा करेंगी। नहीं करेंगी गुस्सा, लाओ दो मुझे। छोटी भाभी, आप इस सब्जी का करोगे क्या? मैं इस सब्जी को दोबारा तड़का लगाऊंगी। पता है, रात की सब्जी सुबह नाश्ते में खाओ तो बहुत टेस्टी लगती है, खासकर साग, पालक, करेले, राजमा, ये सब तो अगले दिन ही टेस्टी लगते हैं। मुस्कान की बातें सुनकर आशा चौंक गई। मुस्कान पालक पनीर तड़का लगाने लगी। मुस्कान ने बर्तन गैस पर रखा और उसमें थोड़ा देसी घी और प्याज टमाटर के साथ थोड़े मसाले डालकर पालक पनीर को दोबारा से चटपटा तड़का लगा दिया। बराबर में खड़ी आशा सब देख रही थी। तड़के की खुशबू पूरे घर में फैल गई। रसोई में आज कुछ खास बन रहा है, बड़ी बढ़िया खुशबू आ रही है। आशा, रसोई में जरूर कोई सब्जी बना रही होगी, उसमें देसी घी डाला होगा, तभी अच्छी खुशबू आ रही है। नाश्ता तो सबने कर लिया, फिर आशा दोबारा से क्या बना रही है, मैं देख कर आती हूँ। जेठानी रसोई में जाती है। गैस पर पालक पनीर उबल रहा था, ये देखकर वो गुस्से में आ जाती है। मुस्कान, ये क्या कर रही हो? ये तो रात का पालक पनीर है ना? आशा, मैंने तो ये पालक पनीर तुम्हें फेंकने के लिए बोला था, फिर ये यहाँ क्या कर रहा है? भाभी, इसे मैंने दोबारा से तड़का लगाया, रात का ही तो था, कोई खराब थोड़ी हो जाती है। इतनी टेस्टी सब्जी थी, मुझे तो बहुत पसंद आई थी। आशा ने बहुत बढ़िया सब्जी बनाई थी। रात की सब्जी सुबह तक खराब थोड़ी हो जाती है। मैंने सोचा मैं गरम कर लेती हूँ, उसके साथ थोड़े से चावल बना लूंगी तो सब्जी लग जाएगी। मुझे लगता है तुम्हें इस घर के नियम समझाने पड़ेंगे। माँ जी, माँ जी। क्या हुआ बहू, क्यों इतना शोर मचाया हुआ है? शोर मचाने वाली तो बात ही है। आपको पता भी आपकी नई बहू ने क्या किया है? रात की बची हुई सब्जी को दोबारा तड़का लगा दिया। ये हमें अब रात की सब्जी खिलाने के बारे में सोच रही है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो बहू? रात की सब्जी सुबह तड़का लगाकर? मुस्कान, क्या कर रही हो तुम रसोई में? माँ जी, मैं तो बस रसोई में रात की सब्जी को तड़का लगा रही थी। पालक पनीर रात का बहुत अच्छा बना हुआ था, मैंने सोचा मैं गर्म कर लेती हूँ, सब चावल के साथ खा लेंगे। पर इस बात पर भाभी गुस्सा हो गई। आशा को आपने इतनी टेस्टी सब्जी फेंकने के लिए कह दिया। मुझे ये देखकर बहुत हैरानी हुई और दुख भी हुआ। हम अनाज बेफिजूल में क्यों फेंकें जब अनाज खराब ही नहीं हुआ? मुस्कान, तुम्हें इसमें क्या दिक्कत है? अगर हमने रात की सब्जी सुबह फेंकने के बारे में सोचा, हम ऐसे ही करते हैं, हम रात की सब्जी को सुबह फेंक देते हैं।
कोई बात नहीं, आप लोगों को नहीं खानी तो मत खाओ, पर मैं सब्जी फेंकने नहीं दूंगी। मैं अन्न का अपमान नहीं कर सकती हूँ। मैं आप लोगों को परेशान नहीं करूंगी, बस रात की सब्जी सुबह फेंकी नहीं जाएगी। उसका मैं जो भी करूँ वो मेरे ऊपर है। ठीक है आशा, आज से रात की सब्जी मत फेंकना, मुस्कान को ही देना। इसे ज्यादा शौक आ रहा है ना रात की सब्जी को तड़का लगाकर खाने का, तो इसे खाने दिया करो। थोड़ी बहुत मैं भी खा लेता हूँ बहू, पालक पनीर मुझे भी दे देना। मुस्कान की सास और जेठानी अपने अपने कमरे में चली गई। मुस्कान ने तड़का लगाया हुआ पालक पनीर अपने ससुर को दिया और खुद भी उसी के साथ चावल बनाकर खाए। कुछ देर बाद आशा हिचकिचाती हुई मुस्कान के पास आई और बोली, छोटी भाभी, अगर आप नाराज ना हो तो क्या थोड़ा सा पालक पनीर मैं अपने घर ले जा सकती हूँ? अरे नहीं नहीं, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है, ले जाओ। अभी तो बहुत सारा रखा है, मैंने और पापा जी ने खा लिया, वो वाला सारा तुम ले जाओ। और हाँ, रोजाना जो भी रात की सब्जी बचा करेगी उसे मेरे लिए और पापा जी के लिए निकाल कर। तभी समीर भी आ जाता है। मुस्कान, मैं भी थोड़ी बहुत रात की सब्जी खा लिया करूंगा। मुझे तो मम्मी और भाभी मना करती हैं, वरना मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। जब मेरी वाइफ खा सकती है तो मैं क्यों नहीं। छोटी भाभी, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि आप अन्न का सम्मान करते हो। भैया जी, आपको पता है जब मेरे से मालकिन और बड़ी भाभी रात की सब्जी फेंकने के लिए कहती थी तो कई बार मेरा मन करता था कि मैं उनसे कहूँ कि ये रात की सब्जी मुझे दे दो, पर डरती थी बोलने में। आपको पता है भैया जी, मेरे घर तो सुबह के समय खाना ही नहीं बनता। कभी कभी तो रात को हम रोटी नमक लगाकर ही खा लेते हैं। क्या करूं, जितने पैसे मालकिन देती है उतना तो किराया चला जाता है। मेरे पति रिक्शा चलाते थे पर उनका एक्सीडेंट हो गया, इस वजह से अब वो घर पर ही रहते। सारे घर का गुजारा मुझे ही करना होता है। तभी मैंने छोटी भाभी से कहा कि सब्जी मुझे दे दिया करें, मुझे बहुत सहारा हो जाएगा। बोलते बोलते आशा का गला सूख गया। उसकी आंखों के आंसू उसकी गरीबी बयां कर रहे थे। रसोई के बाहर खड़ी मुस्कान की सास और जेठानी को भी अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वो दोनों अंदर आई। मुस्कान, आज तुम्हारी वजह से हमें अपनी गलती का एहसास हुआ है। हम इतने सालों से अन्न का अपमान कर रहे थे, खाना वेस्ट कर रहे थे, पर ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें खाना नसीब भी नहीं होता। हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। आशा, रात की जो भी सब्जी बचेगी अब से हम सब सुबह तड़का लगाकर खाए करेंगे। और हाँ, बाकी की सब्जी तुम अपने घर ले जाया करना। अब इस घर में खाने का अपमान नहीं होगा, खाना वेस्ट नहीं होगा। मुस्कान की एक अच्छी पहल से उसके ससुराल वालों ने अच्छी आदत को अपनाया। अब खाना वेस्ट नहीं होता था, बल्कि रात की सब्जी को सुबह तड़का लगाकर फिर से नया रूप दिया जाने लगा। ये कहानी हमें यही संदेश देती है कि रात की सब्जी, रोटी, दाल हम सुबह नाश्ते में तड़का लगाकर और गरम करके खाएं तो इसमें कोई बुराई नहीं। गायत्री देवी दिल्ली शहर में अपनी 2 बेटियों और बहुओं के साथ रहती थी। कई साल पहले वो गांव छोड़कर शहर आ गए, जिस कारण उनके दोनों बेटों की पढ़ाई लिखाई और फिर शादी भी शहर में ही हुई। उसकी दोनों बहुएं भी शहर से आई थीं और गायत्री अब अपनी दोनों बहुओं को अपने गांव रामगढ़ कुलदेवी के दर्शन के लिए ले जाना चाहती थी। अब मेरी छोटी बहू भी आ गई है जी, तो मैं चाहती हूँ कि हम उन्हें कुलदेवी के दर्शन करवा लाएं। वो क्या है ना, हमें कुलदेवी के दर्शन किए बड़े दिन हो गए और अब दोनों बहुएं भी आ गई हैं। उन्हें गांव लेकर जाएंगे, तभी तो उन्हें हमारे रीति रिवाज पता होंगे। अब हम तो सारी उम्र यहाँ बैठे नहीं रहेंगे। तुम ठीक कहती हो गायत्री, हम 2 दिन बाद ही अपनी दोनों बहुओं को लेकर चलते हैं। अब गायत्री इस बारे में अपनी दोनों बहुओं से बात करती है। रश्मि, काव्या, तुम दोनों गांव जाने की तैयारी कर लो। गांव जाने की तैयारी माँ जी? हाँ, क्योंकि कुलदेवी की पूजा के लिए हम लोगों को गांव जाना है। हमारे यहाँ ऐसा नियम है कि जब घर में सारे शुभ कार्य संपन्न हो जाते हैं ना, तो उसके बाद एक बार धूमधाम से कुलदेवी की पूजा की जाती है। अब 2 ही बेटे दिए हैं भगवान की कृपा से, दोनों की शादी संपन्न हो गई, इसलिए मुझे लगता है हमें भी अब कुलदेवी की पूजा कर लेनी चाहिए। कुलदेवी की पूजा तो यहाँ रहकर भी हो सकती है माँ जी, उसके लिए गांव जाना जरूरी है क्या? हाँ, बिल्कुल जरूरी है बहू। हम लोग चाहे जितने भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन कुछ परंपराएं और रीति रिवाज ऐसे हैं जिनके लिए हमें आज भी गांव पर निर्भर रहना पड़ता है। वो पूजा गांव से ही की जा सकती है। गांव में हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ही ऐसे कार्य सफल होते हैं। यहाँ अकेले शहर में हम कर भी लेंगे तो पता नहीं उसका फल हमें मिलेगा कि नहीं। रश्मि और काव्या एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं, लेकिन अपनी सास की बात मानने के अलावा उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। उन दोनों ने अब गांव जाने की तैयारी शुरू कर दी। कुछ दिन बाद वो सभी ट्रेन से सीधा गांव पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचते ही सास अपने तेवर में आ गई।
जरा घूंघट रख लो सर पर। क्या माँ जी, घूंघट? हाँ बहू, ये गांव है, यहाँ के रीति रिवाज के हिसाब से ही चलना होता है। देखो बहू, कान खोलकर सुन लो तुम दोनों। शहर के रंग ढंग यहाँ गांव में नहीं चलने वाले, इसलिए यहाँ जरा ढंग से रहना, नहीं तो औरतें 100 बातें बनाएंगी। दोनों बहुएं सर पर घूंघट रखकर गांव अपने घर पहुंच जाती हैं, जहां उनका कच्चा मकान कई सालों से बंद पड़ा था और उनके कच्चे गांव के उस घर में केवल 2 ही कमरे थे और उनकी रसोई आंगन में बनी हुई थी। वो काफी समय बाद गांव आए थे, जिस कारण वो पूरी तरह से धूल मिट्टी से भरा हुआ था। वैसे तो हमारे आने से पहले तुम्हारी चाची सास ने मकान की साफ सफाई करवा दी थी, लेकिन फिर भी सालों से बंद पड़ा था ये घर। सबसे पहले इसे रहने लायक बनाओ, उसके बाद बाहर आंगन में बनी रसोई में जाकर चूल्हे पर चाय चढ़ा दो। और एक बात का खास ख्याल रखना, ये गांव है, शहर नहीं। यहाँ पर झाड़ू, बर्तन और घर के काम में मदद करने के लिए कोई काम वाली नहीं आने वाली। सारे काम तुम्हें खुद ही करने हैं। जी माँ जी। और सुनो, शहर की बहू हो, सबकी नजर होगी तुम दोनों पर। सबके सामने मेरा मजाक मत बनवा देना, सारा काम अच्छे से संभाल लेना। हाय, सफर की थकान के कारण तो मेरी हालत ही खराब हो गई। अब मुझसे तो कुछ काम होगा नहीं। आंगन में उनकी रसोई बनी हुई थी, जो कि काफी बड़ी थी, लेकिन जब वो रसोई में पहुंची तो वहां पर मिट्टी का चूल्हा बना हुआ था, जिसके बगल में लकड़ियां रखी हुई थी। हे राम, ये क्या है? ऐसा चूल्हा तो मैंने बस किताबों में और गांव में बनी रसोई में ही देखा था। हाँ, तो अब असलियत में भी देख लो। वैसे मैं एक कोशिश कर सकती हूँ। सुना है ये जो फूंक मारने वाला होता है ना, इससे फूंक मारो तो फिर चूल्हा जल जाता है। वो काफी देर तक फूंक मारते मारते थक जाती है। हाँ, बाप रे, इंसान का दम निकल जाए, लेकिन ये चूल्हा है कि जलने का नाम ही नहीं ले रहा। हालत खराब कर दी है इसने। फिर बड़ी मुश्किल से YouTube पर देखकर वो पहले चूल्हा जलाना सीखती है। काफी देर बाद उनका चूल्हा जलता है। बाप रे, इस एक चूल्हे ने तो जैसे जान ही ले ली है मेरी। दीदी, ये तो बस अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये आंगन की रसोई ना हमें ना जाने क्या क्या दिखाने वाली है। दोनों देवरानी जेठानी जैसे तैसे उस चूल्हे पर चाय बनाती हैं। चूल्हा जलाते जलाते उनकी हालत खराब हो जाती है और फिर उस चूल्हे पर चाय बनाकर सबको देती है। तभी वहां चाची सास भी आ जाती है। दोनों बहुएं उनके पांव छूती हैं। जीती रहो, दोनों बहुएं बड़ी संस्कारी लाई हो दीदी आप। इन्हें देखकर तो लग ही नहीं रहा ये शहर से आई हैं। कितने अच्छे से सब संभाल लिया, और इस रसोई को भी देखो कैसे अच्छे से जलाया है इन्होंने। आपको पता है जेठानी जी, मनोहर जी की बहू आई थी शहर से। उससे तो जैसे चूल्हे पर रोटियां बनाने के लिए कहा गया, वो तो जैसे बेहोशी हो गई और पहले दिन ही उल्टे पांव शहर लौट गई। हालत तो हमारी भी ऐसी ही हो गई थी। इन्हें क्या पता अब इस चूल्हे को जलाने में कितने पापड़ बेले हम लोगों ने। फिर कुछ देर बाद वो सबके लिए खाना बनाती हैं। खुले आसमान के नीचे आंगन में बनी उस रसोई के नीचे बैठकर खाना बनाने में उन्हें अलग ही मजा आ रहा था। ठंडी ठंडी हवा और सब आंगन में खाट लगाकर एक दूसरे से बात करते हुए परिवार वाले। खाना खाने के बाद वो खुले में बाहर बैठकर आंगन में बर्तन धोती हैं। सच कहूं दीदी, तो यूं आंगन में बैठकर बर्तन धोने से ना काफी आराम मिल रहा है। शहरों की रसोई में तो खड़े खड़े बर्तन धोते धोते पांव ही दुख जाते थे। बिल्कुल सही कहा तुमने काव्या। और वहां के किचन इतने छोटे हैं कि एक से दूसरा इंसान बड़ी मुश्किल से घुस पाए। यहाँ देख, सब कितना खुला खुला है। रात को खाना खाने के बाद सभी कमरे में जाकर सो जाते हैं। फिर अगली सुबह दोनों बहुएं झाड़ू लगाकर नहा धोकर आंगन की रसोई में आती हैं। तभी उनकी सास गायत्री उनसे, बहू, आज कुल देवी की पूजा के लिए जाना है, तो भोग में आलू पूड़ी और खीर बना लेना और थोड़ी सी मूंग दाल की पकौड़ी भी पीस कर बना लेना। लेकिन माँ जी, यहाँ तो मिक्सी ही नहीं है, फिर किस में पीसे दाल? अपने इन मोटे मोटे हाथों से। क्या मतलब? मतलब ये कि वो रहा सिलबट्टा, इस पर तू दाल भिगोकर पीस ले। अब तुम गांव में हो तो यहाँ की रसोई के हिसाब से ही चीजें बनेंगी ना। ठीक है माँ जी। माँ जी, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इस गांव की रसोई में हम दोनों को बस परेशान करने के लिए लाई हो? आप जानती हो ना, ये सब किया नहीं है कभी हमने। किया नहीं है तो अब कर लो। और बहू, शहर नहीं गांव है ये। यहाँ हर चीज मेहनत से करनी होती है, इसलिए यहाँ के खाने का स्वाद ही अलग होता है। शहरों में तो बस बिजली का बटन दबाया और मसाला पिस गया। और सुनो, पहले दोनों ये मटका उठाकर कुएं से पानी भर लाओ। मैं तब तक कमला काकी के घर होकर आती हूँ। गांव में सबसे बुजुर्ग हैं, उम्र हो गई है, न जाने कब टाइम बोल जाए। ये कहकर सास तो वहां से चली गई। छोटी, जल्दी जल्दी खाना बना ले, वरना फिर से माँ जी आएंगी हमारे कामों का सुपरविजन करने। वो दोनों जल्दी जल्दी खाना बनाने में लग जाती है।
सिलबट्टे पर दाल पीसते पीसते जहाँ काव्या के पसीने तो छूट रहे थे, लेकिन उसे काफी मजा भी आ रहा था, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसा कुछ किया भी नहीं था। कुछ देर बाद वो भोग बनाकर तैयार कर लेती है। बहुओं, भोग तैयार हो गया हो तो चलो कुलदेवी के दर्शन कराते हैं। अब वो सभी मिलकर कुलदेवी के मंदिर जाते हैं, जहाँ पर वो सभी माँ के दर्शन करके उन्हें भोग लगाते हैं और माँ का आशीर्वाद लेते हैं। माँ, कितना अच्छा लग रहा है इतने सालों बाद यहाँ आकर। हम छोटे थे तब गर्मियों की छुट्टियों में अक्सर यहाँ आते थे। इसीलिए तो कहती हूँ, चाहे जहाँ भी रहो लेकिन अपनी संस्कृति हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। कुछ देर बाद दर्शन कर वो सभी वापस घर आ जाते हैं और बना हुआ प्रसाद खाते हैं। वाह वाह, क्या स्वाद है इस आंगन की रसोई में, खाते ही मजा आ गया। यहाँ की ताजा सब्जी और पानी की बात ही अलग है, गांव की तो बात ही अलग है। अच्छा माँ, इसके बाद बिलोनी में आप हमें मीठी छाछ भी बनाकर देना, जैसे बचपन में देती थी। इस गर्मी में मजा आ जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मैं ही बनाती रहूंगी। अपनी इन बीवियों को भी कुछ सिखाओगे। बहुओं, जल्दी से इसके बाद छाछ बना दो। ये माँ जी तो एक के बाद एक ऐसे ऑर्डर देती जा रही हैं जैसे ढाबे पर खाना खाने आई हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर ये यूट्यूब ना होता तो हम कैसे मैनेज करते ये आंगन की रसोई। तब हम क्या मैनेज करते, सब माँ जी ही करती। अब वो जल्दी से छाछ बनाकर सबको देती हैं, साथ ही खुद भी पीती हैं। एक बात तो है, यहाँ खाना पीना बनाने में मेहनत तो है, लेकिन उन्हें खाने में भी अलग ही मजा है। उस आंगन की रसोई में तो गर्मी रहती, लेकिन सुबह शाम वहाँ काफी ठंड रहती। अगले दिन वो सारे गांव में घूमते, खेतों में फोटो खिंचवाते, नदी के पास घूमने जाते। अब उनका मन काफी हद तक लग गया था उस गांव में। ऐसे 3 दिन बीत गए। इन 3 दिनों में रेशमा और काव्या के लिए रसोई शब्द का मतलब ही बदल गया था। अब उन्हें अपनी उस आंगन की रसोई में खाना बनाने में मजा आने लगा था और अब उनका वापस लौटने का समय आ गया था। गांव की ये ट्रिप हमारे लिए एडवेंचर ट्रिप से भी ज्यादा हो गई है। हाँ बहू, लेकिन कल सुबह हम लोग वापस शहर के लिए भी निकल जाएंगे। लेकिन मैं तुम दोनों से एक बात कहना चाहती हूँ। तुम दोनों ने वाकई बहुत मेहनत की है। मिट्टी से पूरे घर का आंगन लिपा है, हाथ से मसाला पीसा, चूल्हा जलाया, हर वो काम किया जो तुमने जिंदगी में पहले कभी नहीं किया था। मैं जानती हूँ तुम लोगों को असुविधा तो बहुत हुई होगी, लेकिन ईमानदारी से बताना, गांव का खाना, यहाँ का रहन सहन कैसा लगा? माँ जी, शुरू के 2 दिन तो सब कुछ एक मुसीबत जैसा ही लग रहा था, लेकिन सच कहें तो चूल्हे पर खाना बनाना, हाथ से मसाला पीसना मेहनत का काम तो है, लेकिन उसका स्वाद कुछ और ही होता है। मैं वैसे तो घी की सब्जी खाना कभी पसंद नहीं करती, लेकिन चूल्हे की आग पर पकी हुई घी की सब्जी खाकर तो मजा ही आ गया। यही खासियत होती है बेटा। गांव की रसोई में काम करना थोड़ा मेहनत वाला काम तो जरूर है, लेकिन यहाँ के रहन सहन और खाने का भी एक अलग ही मजा है, और खासकर इस आंगन की रसोई में बना हुआ खाना। जाने से पहले दोनों देवरानी जेठानी ने उस आंगन की रसोई को बड़े गौर से देखा, जिसे देख उनकी पलकें भीग गई। आंगन की उस रसोई में काम करने का अनुभव उनके लिए खट्टी मीठी यादें बनकर उनके साथ रह गया।